हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं केस ऑफ नाउन। केस ऑफ नाउन जब हम पढ़ते हैं तो केस की बात करते हैं तो केस चार प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ओकेटिव केस। हम लोगों ने सीखा था ऑब्जेक्टिव केस। तो जब ऑब्जेक्टिव केस की बात किया तब ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब उसको पहचानने की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त वर्ब में दो प्रकार का प्रश्न करते हैं। एक तो क्या लगा के प्रश्न कर लेगा, क्या। अगर मान लो क्या लगा करके उत्तर में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं मिल रहा है तो हमने क्या करना, किसे या किसको लगा के प्रश्न कर लेंगे, किसको। क्या लगा के प्रश्न किया, अगर मानते हैं मिला कोई नाउन प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर क्या नहीं लगाकर मिला तो हम किसे या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, और उत्तर में जो भी नाउन या प्रोनाउन रिसीव होगा हमें, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो कल जो चर्चा हो रही थी उसमें हमने आपको बताया था, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी सेंटेंस में जब हम किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस की संरचना करते हैं तो उसमें एक वर्ब होता है, कोई ना कोई एक्शन होता है, और जो एक्शन होता है वही वर्ब होता है, और जो एक्शन होता है वही उस सेंटेंस का प्राण होता है। अब उस एक्शन को जो करने वाला होता है वो हमारा डूअर होता है, उसको हम बोलते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। और उस एक्शन का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, अर्थात उस एक्शन को जो रिसीव करने वाला होता है, रिसीवर होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अर्थात रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट होता है, डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है, और किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है। अब यहां समझने की बात है, तो जो ऑब्जेक्ट की बात किया तो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। अब पहले आप यहां समझो। तो पहले आप देखो, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कहता है, नाउन भी हो सकता है, नाउन ना है तो प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन इन्फिनिटिव भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, और क्लॉज भी हो सकता है। याद रखो, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक बार फिर समझिए, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है, उस एक्शन को जो करने वाला होता है जिसे हम डूअर ऑफ द एक्शन बोलते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है, वही नॉमिनेटिव केस होता है। और उस एक्शन का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, अर्थात जो उस एक्शन को रिसीव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो कौन कौन हो सकता है। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट इनमें से कोई एक हो सकता है, और इनमें से कोई भी, चाहे नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जेरेंड, फ्रेज, क्लॉज, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो डेफिनेट सी बात है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। कैसे होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। जैसे यहां समझने की बात है, ठीक।
तो पहला हम फोकस कर रहे हैं जो है हमारा नाउन। वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, कैसे? जैसे हमने देखा यहाँ हमने लिख दिया कि मान लो राम, ठीक। अब हमने लिखा राम, अब रीड्स लिख दिया, रीड्स अ बुक। अब एक सेंटेंस है, अगर ये सेंटेंस है तो इसमें एक एक्शन जरूर होगा। वो एक्शन कहाँ हो रहा है? रीड्स। अब यहां देखें तो रीड्स यही इसमें एक्शन हो रहा है। अब ये एक्शन हो रहा है तो जो एक्शन वर्ड होता है वही वर्ब होता है, और उस एक्शन का जो डूअर होता है, अब अगर इसमें पता करें डूअर ऑफ द एक्शन रीड्स कौन है, तो राम है। यहाँ हमारा राम क्या है? ये डूअर ऑफ द एक्शन है, सब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो अब राम कौन से केस में है? ये हम बोल रहे हैं नॉमिनेटिव केस में है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव, ठीक। ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ठीक। एक्शन रीड्स हो रहा। अब इसको देखते हैं, इस रीड्स को रिसीव कौन कर रहा है, रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? अ बुक है। ये हमारा क्या है? अ बुक जो है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये है क्या? नाउन है कि प्रोनाउन है कि इंफिनिटिव है कि जेरेंड है कि फ्रेज है, क्लास है, या नाउन है? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये है क्या? नाउन, ठीक। नाउन है, ठीक। और नाउन है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आया है, अर्थात रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो अब इसमें रीड्स जो एक्शन वर्ड है इसमें ही एक्शन हो रहा है, इसका डूअर जो राम है और इसका रिसीवर जो है बुक है। तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अ बुक यहाँ पर जो है वो नाउन है और रीड्स का ऑब्जेक्ट बन करके आया है। दैट्स व्हाई, यही कारण है इट इज इन ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो नाउन तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक। अब प्रोनाउन, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो वो प्रोनाउन भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा था, यहाँ हमने दूसरा सेंटेंस देख लेना, ठीक। जैसे ही कॉल्स मी, ही कॉल्स मी। अब एक सेंटेंस है, इसमें एक्शन कहाँ हो रहा है? कॉल्स एक्शन है, इसका डूअर कौन है? ही है, डूअर जो है वो ही है। तो ही कौन से केस में? नॉमिनेटिव केस में। तो है क्या? नाउन नहीं, प्रोनाउन, प्रोनाउन है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा है सब्जेक्ट, ठीक। ये सब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये है क्या? प्रोनाउन है, ठीक, प्रोनाउन है, ठीक। और ये डूअर ऑफ द एक्शन कॉल्स है, तो ये कौन से केस में? नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव है, ठीक। अब ये हमारा है वर्ब है, ये वर्ब है तो यही हमारा एक्शन है। अब ये देखिए मी है, तो मी क्या है? कॉल्स का ऑब्जेक्ट, मतलब इस कॉल्स का जो रिसीवर है, रिसीवर ऑफ द एक्शन कॉल्स कौन है? मी। तो मी नाउन है कि प्रोनाउन है? जी हाँ, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। ये हमारा क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक, ये प्रोनाउन है। और ये है क्या? ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट है तो किस केस में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ दो चीजें हो गई हमारे क्लियर कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब पहले ये जाने इन्फिनिटिव क्या होता है, ठीक। तो समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, इन्फिनिटिव की पहचान क्या होती है, ठीक। इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा सा जान लें यहाँ पे, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव भी हो सकता है, ठीक। तो इन्फिनिटिव पहले जानो बनता कैसे है। तो जब हम इन्फिनिटिव की बात करें तो इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव जो होता है, अब इन्फिनिटिव जानना अगर हमको है तो पहले ये जानते हैं कि इन्फिनिटिव है सही मामले में क्या, ये फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है। तो याद रखो ये नॉन फाइनाइट होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक। अब बोलोगे नॉन फाइनाइट क्या होता है? तो नॉन फाइनाइट एक ऐसा वर्ब होता है
जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अपने रूप में किसी प्रकार का चेंज नहीं करता। अर्थात जो वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होती है वो वर्ब होती है नॉन फाइनाइट, और जो प्रभावित होती है वो होती है फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट में हमारा इन्फिनिटिव है। तो पहले जानो इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट कितने होते हैं, जरा उसको जान लेते हैं, भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जब हम नॉन फाइनाइट की बात करें तो याद रखना इन्फिनिटिव है क्या, ए नॉन फाइनाइट है। जेरेंड क्या है, ए भी नॉन फाइनाइट है। तो पहले अब जानो कि जो वर्ब होता है वो होता कितने प्रकार का है। ठीक, अब यहाँ समझ लेते हैं। वर्ब जो होता है वो होता है हमारा 3 प्रकार का। ठीक, एक होता है हमारा क्या, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ठीक, या बहुत बढ़िया से अगर इसको समझना है वर्ब का कॉन्सेप्ट तो यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, अब जैसे वर्ब, पहले वर्ब को ही जान लेते हैं। ठीक, वर्ब क्या है, मैंने बोला ना कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक एक्शन जरूर होगा, और जो एक्शन होता है वही वर्ब होता है। तो पहले वर्ब को अच्छी तरह से जान लें तो केस पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि केस क्या होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है वही नॉमिनेटिव केस होता है, और जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो और जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है। तो वर्ब याद रखना कैसा वर्ड होता है, इसको सेइंग वर्ड बोलते हैं, इसको हम सेइंग वर्ड बोलते हैं। ठीक, कोई बोल दे वर्ब क्या है आप सीधे बोलेंगे वर्ब इज अ सेइंग वर्ड। इसकी डेफिनेशन फोकस कर ले, थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि a word that denotes बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां समझिएगा आप। ठीक, a verb that denotes the action or state or x or both action and state state of a subject is called verb। अब समझो वर्ब क्या होता है। तो ये कहता है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, क्या डिनोट्स करता है, जो एक्शन, यहां बात करता है एक्शन, फिर बोलता है स्टेट, और फिर बोलता है एक्शन और स्टेट दोनों की बात करता है। ठीक, किसका, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाता हो अथवा उसके स्टेट अवस्था को दर्शाता हो। फिर समझिए, वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाता है अथवा उसके स्टेट अवस्था को दर्शाता है, अथवा एक्शन और स्टेट, कार्य और अवस्था दोनों को दर्शाता है, वो हमारा वर्ब क्रिया होता है। फिर समझिए, अब यहां पहले देख ले परिभाषा, थोड़ा आप ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक, जो शब्द सब्जेक्ट कर्ता के एक्शन, कार्य अथवा स्टेट अवस्था अथवा स्टेट अथवा एक्शन एंड स्टेट अथवा कार्य और अवस्था दोनों को दर्शाता है।
दोनों को दर्शाता है, वर्ब क्रिया कहलाता है, वर्ब क्रिया कहलाता है। अबे समझो क्या बोला। अब कोई बोल ले, फिर समझिए एक बार। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक एक्शन जरूर होगा, और उस एक्शन को जो करने वाला होता है, जिसको हम नाम देते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, वही सब्जेक्ट होता है और वही नॉमिनेटिव केस में होता है। उस एक्शन का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, अर्थात जो उस एक्शन को रिसीव करता है, अर्थात जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है और वही ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, वो नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जेरेंड, फ्रेज, क्लास में से कोई भी हो सकता है। तो पहले हम वर्ब को जाने, वर्ब क्या करता है, वर्ब होता क्या है। तो याद रखो, कोई बोल दे वर्ब क्या है, तो पहली बात याद रखो, वर्ब इज ए सेइंग वर्ड। वर्ब जो होता है वो सेइंग वर्ड होता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कहता है वर्ड दैट डिनोट्स द एक्शन और स्टेट और बोथ एक्शन एंड स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब वो शब्द होता है जो कर्ता के कार्य अथवा अवस्था, अथवा कार्य और अवस्था दोनों को दर्शाता है, वही वर्ब होता है। याद रखिए, पहला शब्द याद रखेंगे, कर्ता सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाता है, अथवा स्टेट अवस्था को दर्शाता है, अथवा एक्शन एंड स्टेट कार्य और अवस्था दोनों को दर्शाता है, वर्ब क्रिया होता है। यहां समझिए आप, देख ले कैसे। जैसे यहां पहला सेंटेंस है, राम प्लेस क्रिकेट। अब एक सेंटेंस है, अगर ये सेंटेंस होगा इसमें एक एक्शन जरूर होगा। एक्शन कहां हो रहा है, प्लेस, खेलने का एक्शन हो रहा है, ये हमारा प्लेस। अब ये प्लेस वर्ब है, अब ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है हमारा राम, ये है हमारा सब्जेक्ट राम। अब ये देखें गौर से, तो ये राम के एक्शन को दर्शाता है कि राम के स्टेट को दर्शाता है कि राम के एक्शन और स्टेट दोनों को दर्शाता है। तो बताओ ये किसको दर्शाता है, राम के अर्थात सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शा रहा है, स्टेट को? एक्शन कर रहा है, खेलने का एक्शन कर रहा है, ठीक। तो ये क्या है, दर्शा रहा है, ठीक, एक्शन, डिनोट्स एक्शन, डिनोट्स द एक्शन, एक्शन of the subject, of the subject राम। ए राम सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाता है, ठीक। यहां फिजिकल एक्शन हो रहा है, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस देखें, दूसरा सेंटेंस जो हमारा है कि राम इज इल, राम इज इल। अब देखो, अब ये एक सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो इज है वो वर्ब है, याद रखना ये हमारा वर्ब है, ठीक। अब ये इज जो वर्ब है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम। तो ये राम के एक्शन को दर्शाता है कि ये इसके स्टेट को दर्शाता है। जी हाँ, बीमार है, राम इज इल, इसका मतलब इज जो है वो डिनोट्स किसको कर रहा है, डिनोट्स द स्टेट, denotes the state of the subject,
सब्जेक्ट राम, ये सब्जेक्ट राम के स्टेट अवस्था को दर्शा रहा है, वर्ब, ठीक। तो जो शब्द सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाता है अथवा उसके स्टेट को दर्शाता है अथवा दोनों स्टेट और एक्शन दोनों को दर्शाता है वो हमारा वर्ब होता है, ठीक। यहां देख लेते हैं एक और सेंटेंस। जैसे तीसरा सेंटेंस हमारा है कि राम इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, राम इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। अब इसमें देखें जो हमारा लुकिंग वर्ड है, ठीक, ये देखें हमारा यहाँ पे समझो, ये हमारा 3 इज लुकिंग, ये हमारा यहाँ पे क्या वर्ब है, ये हमारा वर्ब है। अब देखें तो ये जो इज लुकिंग वर्ड है वर्ब है, तो ये राम के एक्शन को दर्शाता है कि राम के स्टेट को दर्शाता है कि राम के स्टेट और एक्शन दोनों को दर्शाता है। तो हाँ जी हाँ, ये यहाँ पे दोनों हो रहा है, ठीक। यहाँ बाहर देख रहा है तो यहाँ देखना जो है वो एक्शन भी है और स्टेट भी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या डिनोट्स both the action and state of the subject राम। आई होप यहां तक बातें आपके क्लियर समझ में। तो याद रखिए वर्ब के बारे में, वर्ब वाक्य का एक ऐसा शब्द होता है, सेंटेंस का एक ऐसा शब्द होता है जो सब्जेक्ट के एक्शन अथवा स्टेट अथवा एक्शन और स्टेट दोनों को दर्शाता है, वर्ब कहलाता है। आई होप ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक। हमारा फोकस था इन्फिनेटिव, इसलिए हमको यहाँ जाकर के बताना पड़ रहा है, ठीक। आइए अब वर्ब की बात कर लें। तो वर्ब को कैसे पढ़ा जाए कि ये आसान हो जाए। तो वर्ब के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में हम तोड़ देते हैं, ठीक। कितने पार्ट में तोड़ेंगे, अब यहाँ पहले इसको हम दिखा देते हैं, इसके बाद आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि देखो सुनो ध्यान से आप लोग, वर्ब is the most important word of a sentence because it shows the action to be done. Verb is the most important word of a sentence because it gives meaning to the sentence. वर्ब वाक्य का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द होता है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य को अर्थ प्रदान करता है। विदाउट वर्ब, बिना क्रिया के देयर कैन बी नो सेंटेंस, कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। बिकॉज, क्योंकि द सोल ऑफ सेंटेंस लाइज इन वर्ब, क्योंकि जो वाक्य का प्राण होता है वो वर्ब में निहित होता है। मीन्स टू से, कहने का ये मतलब है वर्ब इज द सोल ऑफ ए सेंटेंस, वर्ब जो होता है वाक्य का प्राण होता है। विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज डेड, बिना वर्ब के वाक्य मृतक हो जाता है। वाक्य का क्या वाक्य का पूरा क्या सिस्टम बिगड़ जाता है, मतलब प्राण होता है। अब अगर हम वाक्य से वर्ब को निकाल लें तो हम उस वाक्य के प्राण को निकाल लेंगे। कैसे इसे देखते हैं एक सेंटेंस। जैसे हमने यहां पे लिख दिया कि सुमन रीड्स अ बुक, एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस अभी तो जिंदा है, लेकिन हमने कुछ नहीं करना, हमने सुमन को नहीं निकालना, हमने ए को नहीं निकालना, हमने बुक को नहीं निकालना, हमने सिर्फ किसको निकाल लेना, ठीक, रीड्स को निकाल लेना। तो हमने रीड्स को निकाला ही नहीं, हमने इस पूरे के पूरे सेंटेंस के प्राण को निकाल लिया, हमने इसके पूरे सेंटेंस की जान को निकाल लिया। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, मीनिंगलेस, ब्रेथलेस, निष्प्राण हो गया, इसमें जान नहीं, कोई मतलब नहीं इसका है। और अगर हम वर्ब को डाल दें तो हम इस सेंटेंस में उसकी जान को डाल देंगे, उसके प्राण को डाल दें, वाक्य जिंदा हो जाएगा। हमने सिर्फ लिखना रीड्स, अब ये वाक्य जिंदा हो गया, ठीक।
तो याद रखो वर्ब जो होता है वो वाक्य का प्राण होता है, बिना वर्ब के वाक्य निष्प्राण हो जाता है। अब उसी वर्ब को कैसे पढ़ें कि इसका अध्ययन आसान हो जाए, तो डायग्राम हम आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी पढ़ाया जाएगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे। जब वर्ब टॉपिक आएगा तो वहां पे आपको वर्ब के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम इसका आपको दे रहे हैं, अब थोड़ा समझिएगा। यहाँ देखो जब वर्ब को पढ़ना होता है ना, तो वर्ब के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको क्या होता है कि 3 पार्ट में तोड़ देता है, ठीक। इसको 3 नहीं, पहले तो 2 पार्ट में तोड़ता है, ठीक। पहला होता है वर्ब बेसिक, वर्ब बेसिक, वर्ब बेसिक एक होता है, ठीक। और एक होता है वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस। एक होता है वर्ब बेसिक, एक होता है वर्ब एडवांस। तो वर्ब बेसिक 2 पार्ट में हो जाता है, ठीक। जो होता है पहला होता है हमारा, ये होता है प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ये पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये 2 पार्ट में हो गए, ठीक। हेल्प, प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब 2 पार्ट हो जाता है, ठीक। एक होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। और जो ये होता है ना, ये भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। तब 3 पार्ट में तो ऐसे आएगा नहीं, ऐसे समझते हैं, ठीक। पहले नंबर जो आता है वो होता है हमारा वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। इससे निकलता है इज, एम, आर, वाज और वर है। फिर होता है दूसरा हमारा वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, ऐसे समझो, टू डू। डू से निकलता है डू होता है, डज होता है और डिड होता है। फिर निकलता है वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव। इससे निकलेगा हैज है, हैव है और हैड है। फिर इससे निकलेगा हमारा मॉडल वर्ब्स, मॉडल समझो, MODALS, मॉडल्स, ठीक। इसमें क्या है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मे है, मे है, माइट है, कैन है, कुड है, मस्ट है, ऑट है, ऑट है, नीड है और डेयर है, डेयर, DARE, डेयर है, ये डेयर लिखा हुआ, DARE, डेयर। ये तो है हमारा वर्ब बेसिक, ठीक। वर्ब बेसिक के 2 पार्ट हो जाते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो प्रिंसिपल वर्ब 2 प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, सकारात्मक क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को धारण करती है, ठीक, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव अकर्मक, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है। वर्ब टू बी से पैदा होने वाली वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर्ब। वर्ब टू डू से निकलते हैं डू, डज, डिड। वर्ब टू हैव, हैज, हैड। और मॉडल्स में आता है विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, ठीक। ये होते हैं। ये तो हमारा वर्ब बेसिक है। वर्ब एडवांस को देख लेते हैं, ठीक। वर्ब एडवांस देख लें।
वर्ब एडवांस अलग से निकालना पड़ेगा, उसको अलग से निकाल देते हैं। वर्ब एडवांस वर्ब बेसिक उधर था, ये हमेशा याद रखो, 3 पार्ट में हो जाता है। पहला है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, पहला फाइनाइट वर्ब। दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब और तीसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। ये 3 हो जाते हैं। पहला है हमारा फाइनाइट वर्ब, दूसरा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब और तीसरा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित क्रिया, नॉन फाइनाइट का मतलब असीमित क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। तो जो ये फाइनाइट वर्ब होता है ना, इसके 6 पार्ट हो जाते हैं। ठीक, अभी 6 पार्ट में याद रखना डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब वो 6 पार्ट हैं क्या? पहला है इसका फॉर्म, FORM, फॉर्म। अगर फाइनाइट वर्ब है तो याद रखना उसके 5 फॉर्म होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। ठीक, फॉर्म कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं इसके, याद रखना। ठीक, 5 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक, और फॉर फर्स्ट फॉर्म जैसे मान लो गो, सेकंड फॉर्म व्हेन, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज। ठीक, तो 5 फॉर्म होते हैं। और फिर इसके बाद आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन, ये होता है कंजुगेशन। तो इसका कंजुगेशन जो होते हैं वो 3 होते हैं, वीक वर्ब, स्ट्रांग वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब। वीक वर्ब, स्ट्रांग वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब बताया जाएगा आपको फिर। ठीक, और फिर आता है हमारा काइंड। काइंड, काइंड का बात करें, प्रकार, फाइंड हो गए प्रकार के, तो 4 होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। 4 इसके काइंड होते हैं। ठीक, तो कंजुगेशन कितने होते हैं? 3 होते हैं, और इसके काइंड कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, अब लेते हैं मूड। इसके मूड, मूड का मतलब होता है भाव। ठीक, तो इसके मूड जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव तथ्य सूचक भाव बोलते हैं। दूसरा होता है सबजंक्टिव मूड, अधीनता सूचक भाव होता है। तीसरा होता है इन्फिनेटिव मूड। ठीक, तीसरा होता है, ऐसे भी कह सकते हैं क्या, पहला है हमारा, पहले नंबर पे है हमारा इंडिकेटिव मूड, जिसको हम बोलते हैं तथ्य सूचक भाव। दूसरा होता है हमारा सबजंक्टिव मूड, जिसको बोलते हैं अधीनता सूचक भाव। और तीसरा होता है इंपरेटिव मूड, जिसको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक भाव। ठीक, तो याद रखो इसके मूड कितने होते हैं? 3 होते हैं, वैसे 4 होते हैं लेकिन 3 मानते हैं। ठीक, अब फिर होता है टेंस। टेंस की बात करें, इसके टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं फाइंड वर्ब के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, अब प्रेजेंट के 4 पार्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे पास्ट के भी 4 पार्ट हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी 4 हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो याद रखना टेंस कितने हो जाते हैं? उसके 3 मेन होते हैं, 12 वैसे होते हैं। ठीक, फिर इसको वॉइस देख लेते हैं। वॉइस, वॉच कितने होते हैं? इसके वॉइस 2 होते हैं। ठीक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। याद रखना है फाइनाइट वर्ब में हमने आपको बताया 6 चीजें याद रखो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कंजुगेशन ऑफ फाइनाइट, फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट, कंजुगेशन ऑफ फाइनाइट, काइंड ऑफ फाइनाइट और मूड ऑफ फाइनाइट, टेंस ऑफ फाइनाइट और वॉइस ऑफ फाइनाइट। अब बोलोगे कैसे समझेंगे इस चीज को, तो यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ठीक, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया हमने रेखा, रेखा राइट्स, रेखा राइट्स अ लेटर। अब इसका पार्सिंग करना हो रेखा का,
ये रेखा की पार्सिंग करना आपको है। कैसे करेंगे पार्सिंग, तो याद रखो ये है क्या, एक वर्ड है, यह एक वर्ड है। वर्ड में क्या है, ये वर्ब है। अब वर्ब में कौन सा वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट है। फाइनाइट है, क्यों फाइनाइट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक, फाइनाइट है तो कौन से फॉर्म में है, फॉर्म देखेंगे कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। फाइनाइट वर्ब फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो फिर दूसरा का कंजुगेशन है। कंजुगेशन का क्या मतलब है कि जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उनके बीच के वावल्स चेंज होते हैं, स्ट्रांग वर्ब, स्ट्रांग वर्ब है, स्ट्रांग वर्ब है, यहाँ पे स्ट्रांग वर्ब है। ठीक, और फिर आता काइंड, जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। फिर आता है कौन सा मूड है, ये मिल रहा है तथ्य सूचक भाव। ठीक, ठीक, तो इसको बोलते हैं इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड। अब बोला भाई टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। यहां नहीं आ रहा तो यहां लिख दे रहे हैं इंडेफिनिट प्रेजेंट, इंडेफिनिट प्रेजेंट। अब फिर आता है कि क्या भाई वॉइस क्या है, तो एक्टिव राइट्स, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। यहाँ तो हमने आपको इसका पार्सिंग करके बताया। ठीक, ये फाइनाइट वर्ब है, तो फाइनाइट की बात, अभी नॉन फाइनाइट की बात नहीं किया। नॉन फाइनाइट, फाइनाइट हमने बताया छह पार्ट में होते हैं। फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट, कंजुगेशन ऑफ फाइनाइट, काइंड ऑफ फाइनाइट, मूड ऑफ फाइनाइट, टेंस ऑफ फाइनाइट, वॉइस ऑफ फाइनाइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। कितने फॉर्म्स होते हैं फाइनाइट के, 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। कितने कंजुगेशन होते हैं, 3 होते हैं, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब पंगु क्रिया। अब बोलोगे डिफेक्टिव क्या होता है, ऐसे वर्ब्स जिनके सेकंड फॉर्म तो बनते हैं लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म नहीं बनते, डिफेक्टिव वर्ब होते हैं। काइंड कितने होते हैं, 4 होते हैं। ट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया जिसको बोलते हैं, जो अपने सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए अपने बाद कंप्लीमेंट को लेती है, वो होता है क्या, वो होता है हमारा लिंकिंग वर्ब। चौथा हमारा फ्रेजल वर्ब, जिसको तो संयुक्त क्रिया। अब बोलोगे ये क्या होता है, तो ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद कोई एडवर्ब पार्टिकल या प्रीपोजिशन ले करके अपने अर्थ को रूट वर्ब के अर्थ से पूर्णतः चेंज कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। मूड कितने होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन मेन 3 होते हैं। इंडिकेटिव मूड, दूसरा है सब्जंक्टिव मूड, तीसरा है इंपरेटिव मूड। टेंस कितने होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं लेकिन तीनों के 4 होते हैं, तो 4 3 12, 4 3 12 होते हैं। वॉइस कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए पार्ट्स हम आगे आपको कल बताएंगे। यहाँ तक हमने आपको बताते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।